अरे रे, कोई रोको उसे, मर जाएगा वो। अचानक से आधी रात को शोर सुनकर सारे लोग जाग गए और जो देखा देखकर वे भी चीख पड़े। जल्दी से उसे वहां से खींच कर नीचे उतारा गया, वरना जाने क्या अनर्थ हो गया होता। यह तीसरी बार था जब रघु अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार भी उसे किसी ने बचा लिया, वरना अब तक तो वह मर गया होता। क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम यानी जिला अधिकारी को जब रघु की आत्महत्या करने की बात पता चली, और यह भी कि वह न तो ठीक से खाता पीता है और न ही किसी से बात करता है, वह खुद में ही गुमसुम रहता है, कुछ पूछने पर बस वह अपने घर जाने की बात कह रो पड़ता है, तो डीएम को भी फिक्र होने लगी कि अगर इस लड़के ने क्वारंटीन सेंटर में कुछ कर लिया तो बहुत बुरा होगा। जिलाधिकारी ने वहां रहे एकांतवासियों से पूछा कि उन्हें दिया जा रहा भोजन गुणवत्ता युक्त है या नहीं, हाथ धोने के लिए साबुन, मास्क, तौलिए आदि की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। फिर वहां की देखभाल करने वाले केयर टेकर को खूब फटकार लगाई कि वह करता क्या है। एक इंसान आत्महत्या करने की क्यों कोशिश कर रहा है, उससे जानना नहीं चाहिए। फांसी लगाने की कोशिश कर रहे थे पर क्यों? उस जिलाधिकारी ने जब रघु के समीप जाकर पूछा तो भर भरा कर उसकी आंखें बरस पड़ी। कोई तकलीफ है यहाँ? बोलो न, मरना क्यों चाहते हो? अपने परिवार के पास नहीं जाना है? जब जिलाधिकारी मनोज दुबे ने कहा तो सिसकियां लेते हुए रघु कहने लगा, जाना है साहब, कब से कह रहा हूँ मुझे मेरे घर जाने दो, पर कोई मेरी सुनता ही नहीं। कहते हुए रघु फिर सिसकियां लेते हुए रो पड़ा तो जिलाधिकारी मनोज को उस पर दया आ गई। हाँ तो चले जाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बल्कि यहाँ कोई रहने नहीं आया है। अवधि पूरी होगी सभी को भेज दिया जाएगा अपने अपने घर। बताओ और कोई बात है? यहाँ किसी चीज़ की समस्या हो रही है? नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप बूढ़े और बीमार हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। कहते हुए रघु का गला भर्रा गया, लेकिन जिलाधिकारी को लग रहा था कि बात कुछ और भी है जो रघु को खाए जा रही है। अपने घर परिवार से दूर क्वारंटीन सेंटर में 15-20 दिनों से रह रहे रघु का मानसिक दबाव बढ़ने लगा था। वह रात को उठकर यहाँ वहाँ घूमने लगता और अजीब सी हरकतें करता था। कभी वह क्वारंटीन सेंटर की ऊंची दीवारों को नापता तो कभी बड़े से लंबे दरवाजे को आंखें गड़ा कर देखता। कई बार तो वह पेड़ पर चढ़ जाता ताकि वहाँ से फांद कर दीवार पार कर सके, पर कामयाब नहीं हो पाता। रघु की इस हरकत पर उसे फटकार भी पड़ी थी, लेकिन उसका कहना था कि उसे घर जाना है क्योंकि अब उसके सब्र का बांध टूटने लगा है। उसने कई बार मरने की भी धमकी दी थी कि अगर उसे उसके घर नहीं जाने दिया गया तो वह अपनी जान दे देगा, लेकिन कौन सुनने वाला था। यहाँ उसका सब उसे पागल बता कर चुप करा देते और हंसते, जैसे सच में वह कोई पागल हो, लेकिन वह पागल नहीं था। यह बात कैसे समझाएं सबको कि उसे यहाँ से जाना है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। जिलाधिकारी मनोज के पूछने पर रघु कहने लगा, साहब, अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी चल रही थी हमारी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर इस कोरोना ने एक झटके में सब बर्बाद कर दिया साहब। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, ना ही नौकरी और ना ही मेरा प्यार। बोलते बोलते रघु की हिचकियां बंद गई और वह बिलख कर रोने लगा। साहब, हम गरीबों की तो किस्मत ही खराब है, वरना क्या दाल रोटी पर भी मार पड़ जाती। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी हमारी, मेहनत मजदूरी करके खुश थे हम, लेकिन सब मिटिया मेट हो गया। अपने आंसू पोंछते हुए रघु बताने लगा कि अभी 2 साल पहले ही वह अपने गांव सिवान से गुजरात आया था। वह यहाँ मिस्त्री का काम करता था, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। अपने माँ बाप के पास घर भी पैसे भेजता था, लेकिन अब क्या करेगा समझ नहीं आ रहा है। बताने लगा कि वह यहाँ अहमदाबाद में एक कमरे का घर लेकर रह रहा था। सोचा था कि माँ बाप को भी ले आएगा, सब साथ मिलकर रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी में ऐसी उथल पुथल मच जाएगी नहीं सोचा था। रघु हमेशा खुश रहने वाला, हंसकर बोलने वाला इंसान था, और यही बात मुन्नी को, जो उसकी ही बस्ती में रहती थी और वह नेपाल से थी, उसके करीब लाता था। रघु का साथ मुन्नी को खूब भाता था। उसके पिता बड़े बाजार से थोक भाव में सब्जी फल लाकर बाजार में बेचते थे, उसी से उनके 8 परिवार का खर्चा चलता था। मुन्नी भी
2-4 घरों में झाड़ू बर्तन करके कुछ पैसे कमा लेती थी, मगर रघु को मुन्नी का दूसरे के घरों में झाड़ू बर्तन करना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। उसे जब कोई गंदी नज़रों से देख घूरता तो रघु की आंखों में खून उतर आता। मन करता उसका कि जान ही ले ले उसकी। कितनी बार उसने मुन्नी से कहा कि छोड़ दे वह लोगों के घरों में काम करना, पर मुन्नी उसकी बात को यह कहकर टाल दिया करती कि उसे क्यों बुरा लगता है, कौन लगती है वह उसकी। वैसे तो मुन्नी को भी दूसरे के घरों में झाड़ू बर्तन करना अच्छा नहीं लगता था, मगर क्या करे वह भी। अब 8-8 जनों का पेट एक ही कमाई से थोड़े ही भर सकता था। कितनी बार लोगों की बेइज्जती नज़रों का वह निशाना बनी है। जिन घरों में वह काम करती है वहाँ के मर्द ही उस पर गंदी नज़र रखते हैं। कहते तो बेटी बहन समान है, पर गलत इरादों से यहाँ वहाँ छूछाप कर देते हैं। देखने की कोशिश करते हैं कि लड़की कैसी है, लेकिन मुन्नी उस टाइप की लड़की थी ही नहीं। वह तो अपने काम से मतलब रखती थी। गरीबों के पास एक इज्जत ही तो होती है, वही चली जाए तो मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अगर आवाज़ उठती तो उल्टे मुंह गिरती। सो बचकर रहने में ही अपनी भलाई समझती थी। गलती मुन्नी के माँ बाप की भी कम नहीं थी। एक बेटे की खातिर पहले तो धड़ाधड़ 5 बेटियां पैदा कर ली और अब उसी बेटी को दूसरे तीसरे घरों में काम करने भेजने लगे ताकि पैसे की कमाई होती रहे। चूँकि मुन्नी घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर ही थी। बेचारी दिन भर चक्कर गिनी की तरह पिसती रहती, फिर भी माँ से गालियाँ में पड़ती कि करमजली कहाँ गुलछरे उड़ाती फिरती है पूरे दिन। इधर मुन्नी को देख कर रघु का कलेजा दुखता रहता, क्योंकि प्यार जो करने लगा था वह उससे। अपने काम से वापस आकर वह घर के बाहर खटिया लगाकर बैठ जाता और मुन्नी को निहारता रहता था। लेकिन आज कहीं भी उसे मुन्नी नहीं दिख रही थी। सो हैरान परेशान सा वह इधर उधर देख ही रहा था कि उसके सिर पर आकर कुछ गिरा। देखा तो पेड़ पर चढ़ी मुन्नी उसके सिर पर पत्ता तोड़ तोड़ कर फेंक रही थी। यो मुन्नी, तूने फेंका? रघु लपका। नहीं तो फेंका होगा किसी ने, एक पत्ता मुंह में दबाते हुए शरारती अंदाज में मुन्नी बोली। देख, झूठ मत बोल, मुझे पता है कि तुमने ही फेंका है। अच्छा, और क्या क्या पता है तुझे? कहकर वह पेड़ से नीचे कूदकर भागने लगी कि रघु ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ रघु, कोई देख लेगा। अपना हाथ रघु की पकड़ से छुड़ाते हुए मुन्नी बोली, नहीं छोड़ूंगा। पहले ये बता, तूने मेरे सिर पर पत्ता क्यों फेंका? आज रघु को भी शरारत सूझी थी। हाँ, फेंका तो क्या कर लेगा? अपनी निचले होठ को दांतों तले दबाते हुए मुन्नी बोली और दौड़कर अपने घर भाग गई। दिन भर का थका हारा रघु मुन्नी को देखते ही उत्साह से भर उठता और मुन्नी भी रघु को देखते बोरा जाती, भूल जाती दिन भर के काम को और अपनी माँ की डांट को भी। एक दूसरे को देखते ही दोनों सुकून से भर उठते थे। 18 साल की मुन्नी और 22 साल के रघु के बीच कब और कैसे प्यार पनप गया उन्हें पता ही नहीं चला। इश्क परवान चढ़ा तो दोनों कहीं अकेले मिलने का रास्ता तलाशने लगे। दोनों बस्ती के बाहर कहीं गुपचुप मिलने लगे। मोहब्बत की कहानी गूंजने लगी तो बात मुन्नी के माता पिता तक भी पहुंची और मुन्नी के प्रति उनका नज़रिया सख्त होने लगा, क्योंकि मुन्नी के लिए तो उन्होंने किसी और को पसंद कर रखा था। इसी बस्ती का रहने वाला मोहन से मुन्नी के माता पिता उसका ब्याह कर देना चाहते थे और वह मोहन भी मुन्नी पर गिद्ध जैसी नज़र रखता था। वह तो किसी तरह उसे अपना बना लेना चाहता था और इसीलिए वह वक्त बेवक्त मुन्नी के माँ बाप की पैसों से मदद करता रहता था। मोहन रघु से ज़्यादा कमाता तो था ही, उसने यहाँ अपना 2 कमरे का घर भी बना लिया था और सबसे बड़ी बात कि वह भी नेपाल से ही था। तो और क्या चाहिए था मुन्नी के माँ बाप को। मोहन बहुत सालों से यहाँ रह रहा था तो यहाँ उसकी काफ़ी लोगों से पहचान भी बन गई थी। काफ़ी धाक थी इस बस्ती में उसकी, इसलिए तो वह रघु को हमेशा दबाने की कोशिश करता था। मगर रघु खां किसी से डरने वाला था। अक्सर दोनों आपस में भिड़ जाते थे, लेकिन उनकी लड़ाई का कारण मुन्नी ही होती थी। मोहन को जरा भी पसंद नहीं था कि मुन्नी उस रघु से बात भी करे। दोनों को साथ देखकर वह बुरी तरह जल कूट जाता। मुन्नी के कच्चे अंगूर से गोरे रंग
मद्दे की तरह नरम मुलायम शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, पतले लाल लाल होठ और उसके सुनहरे बाल पर जब मोहन की नज़र पड़ती तो वह उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरता। मुन्नी भी उसके गलत इरादों से अच्छी तरह वाकिफ थी, तभी तो वह उसे जरा भी नहीं भाता था। उसे देखते ही वह दूर छिटक जाती। और वैसे भी कहाँ मुन्नी और कहाँ वह मोहन, कोई मेल था क्या दोनों का? काला लूटा नाटा बूटा वह मोहन मुन्नी से कम 14-15 साल बड़ा था। उसकी पत्नी परसों के समय साल भर पहले ही चल बसी थी। एक छोटा बेटा है उसके ऊपर, 5 साल की एक बेटी भी है जो दादी के पास रहती है। वही दोनों बच्चों की अब माँ है। वैसे भी पीने खाने वाले मोहन की पत्नी मरी या उसने खुद ही उसे मार दिया क्या पता, क्योंकि आए दिन तो वह अपनी पत्नी को मारता पीटता ही रहता था। राक्षस है एक नंबर का। अब जाने सच्चाई क्या है, मगर मुन्नी को वह फूटी आंख नहीं सुहाता था। उसे देखते ही मुन्नी को घिन आने लगती थी, मगर उसके माँ बाप आ जाने उसमें क्या देख रहे थे जो अपनी बेटी की शादी उससे करने को आतुर थे। शायद पैसा जो उसने अच्छा खासा कमा कर रखा हुआ था, लेकिन मुन्नी का प्यार तो रघु था। उसके साथ ही वह अपने आगे के जीवन का सपना देख रही थी और उधर रघु भी जितनी जल्दी हो सके उसे अपनी दुल्हन बनाने का व्याकुल था। अपनी माँ से भी उसने मुन्नी के बारे में बात कर ली थी। मोबाइल से उसका फ़ोटो भी भेजा था जो उसकी माँ को बहुत पसंद आया था। कई बार फ़ोन के ज़रिए मुन्नी से उनकी बात भी हुई थी और अपने बेटे के लिए मुन्नी उन्हें एकदम सही लगी थी। एक शाम मुन्नी की कोमल कोमल उंगलियों को अपनी उंगलियों के बीच फंसाते हुए रघु बोला था, मुन्नी छोड़ देना लोगों के घरों में काम करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। छोड़ दूंगी, ब्याह कर ले जा मुझे। हाँ, ब्याह कर ले जाऊंगा एक दिन, और देखना रानी बना कर रखूंगा तुम्हें। मेरा बस चले न मुन्नी, तो मैं आकाश की दहलीज पर बनी 7 रंगों की इंद्रधनुषी अल्पना से सजी तेरे लिए महल खड़ा कर दूं। कहकर मुस्कुराते हुए रघु ने मुन्नी के गालों को चूम लिया था, लेकिन उनके बीच तो जात पात और पैसों की दीवार आ खड़ी हुई थी। तभी तो मुन्नी के घर से बाहर निकलने पर पहरे गहराने लगे थे। जब वह घर से बाहर जाती तो किसी को साथ लगा दिया जाता था ताकि वह रघु से मिल ना सके, उससे बात ना कर सके। लेकिन हवा और प्यार को भी कभी किसी ने रोक पाया है? किसी न किसी वजह से दोनों मिल ही लेते। इधर मुन्नी के माँ बाप जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी का ब्याह उस मोहन से कर देना चाहते थे। वह मोहन तो वैसे भी शादी के लिए उतावला हो रहा था। उसे तो लग रहा था कि शादी कल हो, जो आज ही हो जाए। इधर रघु जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेना चाहता था ताकि मुन्नी के माँ बाप से उसका हाथ मांग सके, और इसके लिए वह दिन रात मेहनत भी कर रहा था। दिन में वह मिस्त्री का काम करता तो रात में होटल में जाकर प्लेटें धोता था। लेकिन अचानक से कोरोना ने ऐसी तबाही मचाई कि रघु का काम धंधा सब छूट गया। कुछ दिन तो रखे धरे पैसे से चलता रहा। इस बीच वह काम भी तलाशता रहा, लेकिन सब बेकार। अब तो दाने दाने का मोहताज होने लगा वह। कर्जा भी कितना लेता भला। भाड़ा न भरने के कारण मकान मालिक ने भी कोठरी से निकल जाने का हुक्म सुना दिया। इधर उस मोहन का मुन्नी के घर आना जाना कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लग गया, जिसे मुन्नी चाह कर भी रोक नहीं पा रही थी। आकर ऐसे पसर जाता खटिया पर जैसे इस घर का जमाई बन ही गया हो। चिढ़ उठती मुन्नी, पर कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन मन तो करता उसका मुंह नोच ले, उस मोहन के बच्चे का, या 2-4 गुंडे से इतना पिटवा दे कि महीना भर बिछावन पर से उठ ही न पाए। दर्द एक हो तो कहा जाए, यहाँ तो दर्द ही दर्द था दोनों के जीवन में। जिस दुकान से रघु राशन लेता था उस दुकानदार ने भी उधार में राशन देने से मना कर दिया। उधर गांव से खबर आई कि रघु की चिंता में उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी है, जाने बच भी पाए या नहीं। मकान मालिक ने कोरोना के डर से ज़बरदस्ती कमरा खाली करवा दिया। अब क्या करे यहाँ रहकर, और रहे भी तो कहाँ। इसलिए साथी मजदूरों के साथ रघु ने भी अपने घर जाने का फैसला कर लिया। रघु के गांव जाने की बात सुनकर मुन्नी सहम उठी और उससे लिपट कर बिलख पड़ी, यह कहकर कि मुझे छोड़कर मत जाओ रघु, मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे मंझधार में छोड़कर मत जाओ। मुन्नी की आंखों से बहते अविरल आंसुओं को देख रघु की भी आंखें भीग गई, क्योंकि वह जानता था मुन्नी और उसका साथ हमेशा के लिए छूट रहा है।
उसके जाते ही मुन्नी के माँ बाप मोहन से उसका ब्याह कर देंगे, लेकिन फिर भी कुछ क्षण उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए आहिस्ता से रघु ने कहा था, वह जल्द ही लौट आएगा। मुन्नी जानती थी कि रघु झूठ बोल रहा है, वह अब वापस नहीं आएगा, लेकिन यह भी सच था कि वह रघु की ही है और उसकी ही होकर रहेगी, नहीं तो जहर खाकर अपनी जान खत्म कर लेगी। लेकिन उस अधेड़ उम्र के दुष्ट मोहन से कभी ब्याह नहीं करेगी। मुन्नी के माँ बाप ने जब उस दिन मोहन से उसकी शादी का फरमान सुना दिया था, तब मुन्नी ने दो टूक भाषा में अपना फैसला दे दिया था कि वह किसी मोहन फोन से ब्याह नहीं करेगी, वह तो रघु से ही ब्याह करेगी, नहीं तो मर जाएगी। उसके मरने की बात पर माँ बाप पल भर को सकपकाए थे, लेकिन फिर आक्रामक हो उठे थे। उस रघु से ब्याह करेगी जिसका न तो कमाने खाने का ठिकाना है और ना ही रहने का। क्या खिलाएगा और कहाँ रखेगा वह तुम्हें? माँ ने भी दहाड़ा था कि कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हमें मुँह छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, और बाकी 4 बेटियों का कैसे बेड़ा पार लगेगा। लड़की की लाज मिट्टी का स्कोरा होता है, समझ बिटिया तुम। मगर मुन्नी को कुछ समझना बूझना नहीं था। दांत बीच लिए थे उसने, यह कहकर, अगर तुम लोगों ने ज़बरदस्ती की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, सच कहती हूँ। और अपनी कोठरी में छिटकनी लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। मुन्नी की माँ का तो मन कर रहा था बेटी का टेटवा ही दबा दे ताकि सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। हाँ, क्यों नहीं चाहेंगी? आखिर बेटियों से प्यार ही कब था इसे। हम बेटियां तो बोझ हैं इनके लिए, अंदर से ही बुदबुदाई थी मुन्नी। देखो इस कुलछनी को कैसे हमारी इज्जत की मिट्टी पलीद कर देना चाहती है। यह सब चाबी तो उस रघु की घुमाई हुई है, वरना इसकी इतनी हिम्मत कहाँ थी। अरे नासपिटी, भले हैं तेरे बाप, कोई और होता तो दूर मुठ से कूट के रख देता। मेरे भागे फूटे थे जो मैंने तुझे पैदा होते ही नमक न चटा दिया। खूब आग उगली थी उस रात मुन्नी की माँ, उगले भी क्यों न, आखिर उसे अपने हाथ से तोते जो उड़ते नजर आने लगे थे। एक तो कमाऊ बेटी, ऊपर से पैसे वाला दामाद जो हाथ से सरकता दिखाई देने लगा था। सोचा था बाकी बेटियों का ब्याह भी मोहन के भरोसे कर लेगी, मगर यहाँ तो ऊंचा बोल बोल कर आवाज़ फट चुकी थी मुन्नी की माँ की। मगर फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसकी जिद तो अभी भी यही थी कि वह रघु की ही है और उसी की रहेगी। रात में सब के सो जाने के बाद रघु को फ़ोन लगाकर कितना रोई थी वह। उसके जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ सब बताया, और यह भी कि अगर वह उसकी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं हो सकेगी। फिर कई बार रघु ने फ़ोन लगाया पर बंद ही आ रहा था। कहते हैं सारी मुसीबत एक बार आ धमकी थी इंसान की ज़िंदगी में, और यह बात आज रघु को सही प्रतीत पड़ रही थी। कोरोना महामारी के कारण एक तो कामकाज और शहर छूटा, फिर पता चला कि वहाँ माँ बीमार है, और अब यह सब कहीं मुन्नी ने कुछ कर लिया तो सोचकर ही रघु का खून सूखा जा रहा था। लेकिन क्या करे, वह भी यहाँ से भाग भी तो नहीं सकता था, इसलिए उसने भी अपनी जान खत्म करने की सोच ली थी। ना जिएगा, ना इतनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। आज उसे मुन्नी का वह उदास चेहरा और थकी आंखें याद आ रही थी। मन कर रहा था करीब होती तो उसके अधरों पर अपने होठ रख सारी उदासी सोख लेता। मुस्कुरा भी पड़ा था वह दिन याद करके, जब पहली बार मुन्नी को आलिंगन में भरकर उसके अधरों को चूम लिया था और लज्जा कर वह रघु के सीने में सिमट गई थी। जीवन में पुरुष के साथ उसका यह पहला भरपूर आलिंगन था। मुन्नी की रीढ़ में हल्की सी झुरझुरी दौड़ गई थी। दोनों को एक दूसरे की छूती हुई परस्पर आकर्षण की हिलोरें का एहसास था। तभी तो दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए थे बिना जमाने की परवाह किए। जब रघु ने उसके होठों पर तपत दबाव बढ़ाया था, यौवन वेग के अनेक संपंदन अचानक देह में चमक उठे थे। इस आलिंगन और चुंबन की अवधि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई थी, लेकिन जमाने ने और कुछ इस कोरोना ने उन्हें जुदा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। रघु की कहानी सुनकर जिला अधिकारी मनोज को उस पर दया आ गई कि एक गरीब इंसान को प्यार करने का भी हक नहीं होता। बूझी बूझी सी उम्मीदों पर कोरोना का खौफ सबकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। ख्वाहिशों व उम्मीदों को समेटे लोग खुश हो
होकर दूसरे शहरों में कमाने खाने गए थे, लेकिन एक वायरस ने इन सब का कुछ छीन लिया। इन गरीब मजदूरों ने जिस शहर को सजाया संवारा, उसी ने इन्हें गैर बना दिया। अब तो बस दर्द ही याद है। अपने मन में ही सोच मनोज को उन मजदूरों पर दया आ गई कि आखिर गरीब लोग ही हमेशा क्यों मारे जाते हैं, वे ही क्यों दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो उन्हें रघु पर दया आ रहा था कि उसका प्यार भी छिन गया, लेकिन उन्होंने भी सोच लिया कि जहाँ तक हो सकेगा वह इन मजदूरों की सहायता जरूर करेगा। इधर मोहन से शादी के जोड़ पड़ने पर मुन्नी धीरे धीरे टूटने लगी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे इस शादी को रोके। मन तो कर रहा था कि धतूरे का बीज खाल कर अपनी जान खत्म कर ले, लेकिन ऐसा भी वह नहीं कर सकती थी, क्योंकि मरना तो कायरता है। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है, और वह लड़ेगी अपने माँ बाप से भी और इस जमाने से भी। सोच लिया उसने और अपने मन में ही एक फैसला ले लिया। रात में सोने से पहले उसने तकिए में मुंह छिपाकर रघु का नाम लिया। उसका चुंबन याद आया और वह पुरानी सिहरन शरीर में झनझना गई। पहले प्लान के अनुसार सुबह मुंह अंधेरे ही वह घर से निकल गई और पैदल चल रहे मजदूरों के संग हो ली। जानती थी पैदल चल कर रघु से मिलना इतना आसान नहीं होगा, पर अपने प्यार के लिए वह कुछ भी करेगी। हजारों क्या लाखों किलोमीटर चलना पड़े तो चलकर अपने प्यार को पा कर रहेगी। यह भी जानती थी कि उसे घर में ना पाकर गुस्से से सब बौखला जाएंगे। जहाँ तक होगा उसे ढूंढने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि तब तक वह काफ़ी दूर निकल चुकी होगी। रघु के गांव घर का पता तो उसे मालूम ही था, फिर डर किस बात का था। 5 दिन बाद थके हारे कदमों से मगर बिजी मुस्कान के साथ वह अपने रघु के सामने खड़ी थी। रघु को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे तो लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहा हो, मगर यह सच था। मुन्नी उसके सामने खड़ी थी। दोनों बालिग थे, इसलिए उनकी शादी में रुकावट की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। क्वारंटीन अवधि पूरी होते ही जिलाधिकारी मनोज ने अपनी देखरेख में दोनों की शादी ही नहीं करवाई, बल्कि एक भाई की तरह मुन्नी को विदा भी किया। रघु को उन्होंने रोजगार दिलाने में भी मदद की, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जिए। इस कोरोना काल में रघु ने बहुत मुसीबत झेली, पर कहते हैं न, अंत भला तो सब भला। रघु और मुन्नी के जीवन की नई शुरुआत हो चुकी थी।